लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं आज टीजीटी पीजीटी और आईएलटी के एग्ज़ाम के संदर्भ में। आज टीजीटी पीजीटी और आईएलटी के एग्ज़ाम के संदर्भ में आज जिसकी वैकेंसी शीघ्र ही आने वाली है। आपने इस बात को देखा भी होगा कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा आधिकारिक रूप में इस बात की घोषणा की गई कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी अब नवंबर में आपको दे देंगे, और जिसमें इस बात की घोषणा हो रही है कि 27,000 वैकेंसी आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए तथा 8,500 8,500 वैकेंसी एलटी के लिए आने वाली है। तो उसी संदर्भ में हम आपको बतलाना चाहते हैं कि हमारा नया बैच टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए अलग अलग 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और उस बैच में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ है। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस बात को भी मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने टीजीटी पीजीटी तथा एएलटी जीआईसी के लिए हमारे क्लास में इनरोल्ड हैं, जिन्होंने क्लासेस को पढ़ा और टीजीटी पीजीटी का तथा जीआईसी का एग्ज़ाम दिया, आपने इस बात को देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में वही सारे सवाल पूछे गए जो क्लास में हमने आपको बताया था, क्लास में हमने आपको लिखाया था। चूँकि अब एग्ज़ाम हो चुका है टीजीटी का भी, पीजीटी का भी और जीआईसी लेक्चरर का भी, तो उस संदर्भ में आप इस बात का मिलान कर सकते हैं कि जो क्लास में बताया गया था क्या वह आपके एग्ज़ाम में आया था या आपके एग्ज़ाम में नहीं आया था। अगर आप देखेंगे तो एक साधारण बात है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप मिलाएंगे तो आपको यह बात मालूम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जो जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ, अभी भी आपके पास जीआईसी के क्रैश कोर्स का वीडियो पड़ा है और आपके पास जीआईसी का रेगुलर बैच का भी वीडियो पड़ा हुआ है। आप उसमें एक से लेकर के सारे सवालों का मिलान कर लें। टॉपिक वाइज जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आया है उस टॉपिक के वीडियो को आप खोल करके देख लें। आपके एग्ज़ाम के सारे सवाल हमारी क्लास से ही आए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको यह बताना चाहूँगा कि पूरे क्लास के दौरान केवल उन्हीं सवालों पर हमने चर्चा आपसे किया था जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आए हैं और जिन सवालों के आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। तो उसी संदर्भ में हमारा नया बैच 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। आप अगर इस नए बैच में और आने वाली वैकेंसी टीजीटी और आईएलटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि अपनी तैयारी को पुख्ता बनाना चाहते हैं तो हमारे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट है और 1 अक्टूबर से कक्षाएं प्रारंभ होगी और इन क्लासेस में आपको संपूर्ण क्लास होगा, टेस्ट का आयोजन होगा और टेस्ट के साथ साथ आपको इसका क्लास का पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। आपको ध्यान दे करके इस क्लास की तैयारी करना है। खैर 19 सितंबर को आपका जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ और उस जीआईसी के एग्ज़ाम में सवाल जो पूछे गए हैं हम उन पर चर्चा करना चाहते हैं कि वे सवाल कौन से हैं और आपके एग्ज़ाम में किस संदर्भ में पूछे गए, आपने उनका हल कैसे किया है। इसी संदर्भ में सबसे पहला हमारे पास जो बुकलेट है वह बुकलेट डी सीरीज़ की है। तो आप डी सीरीज़ की बुकलेट या कोई भी सीरीज़ आपके पास हो, आप उसे देख करके मिलान कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल आए और जो क्लास किया है
उस क्लास में क्या वह बातें हुई थी या नहीं। संविधान सभा का पहला सवाल इसमें है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा किया गया। आज संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा किया गया। यह सवाल आज सरल आया हुआ है और आपको बात मालूम है, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसका गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन योजना 23 मार्च 1946 को भारत आया था और इसके द्वारा मई 1946 में अपनी घोषणा की गई थी। उसी के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। बात क्लास में हुई थी। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता क्या नहीं है। संघीय विशेषता केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन। संघवाद के चैप्टर में हमने आपको लिखाया है कि संघवाद की कौन कौन सी विशेषता हैं और अगर उसमें देखेंगे तो हमने इस बात को भी लिखाया है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल का पद यह संघात्मक संविधान का लक्षण न होकर एकात्मक का लक्षण है। इसलिए दूसरे सवाल में आपको हो जाएगा कि संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति राष्ट्रपति करें, यह संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसमें सवाल आया है, मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। यह बात किसने कहा। मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है, यह बात कहा है कार्ल पॉपर ने। मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है, मुक्त समाज का दुश्मन है, यह बात कहा है कार्ल पॉपर के द्वारा। इस बात को बतलाया गया। हमने आपको प्लेटो का अध्ययन करने के दौरान ही इस बात को बतलाया है। मार्क्सवाद के दौरान भी बतलाया है कि कार्ल पॉपर ने एक किताब लिखा था और उस किताब का नाम था ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। और अपनी इस किताब के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के द्वारा कार्ल मार्क्स को, हेगल को तथा प्लेटो को कार्ल पॉपर ने खुले समाज का दुश्मन बतलाया था। खुले समाज का आशय भी हमने आपको बतलाया था, मुक्त समाज, और मुक्त समाज का अर्थ होता है उदारवादी समाज। इसके अलावा आपको सवाल आया, समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं। समाजवाद राज्य को क्या मानता है। समाजवाद राज्य को क्या मानता है। यह सकारात्मक अच्छाई मानता है। टी.एच. ग्रीन ने भी सकारात्मक अच्छाई माना। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह बात माना है उदारवादियों ने। राज शोषण का यंत्र है, यह बात माना है मार्क्सवाद ने। राज सकारात्मक अच्छाई है, यह बात माना है उदारवाद के। सकारात्मक उदारवाद में टी.एच. ग्रीन और अन्य समाजवादियों ने। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया 1909 में। द्वैध शासन का प्रारंभ कब किया गया, हमने आपको बतलाया था कि 1919 में। दोनों सवाल आपको आया हुआ है। इसमें ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है, इसमें ए, बी और सी सही उसका उत्तर होगा। आपको बतलाया था हमने मताधिकार की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दिया गया। मताधिकार के आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1989 ईस्वी में इसकी भी बात हुई थी। अगला सवाल इसमें आया है कि मार्क्सवाद से क्या संबंधित नहीं है। मार्क्सवाद से सारी बातें संबंधित हैं, लेकिन यद भाव्यम या लेसेस फेयर या व्यक्ति को अकेला छोड़ दो का
संबंध मार्क्सवाद से न होकर के इसका संबंध उदारवाद से है और यह बात एडम स्मिथ के द्वारा बतलाया गया। उदारवादी विचारधारा के आर्थिक औचित्य का निर्धारण करते समय मैंने आपको यह बात बतलाया था, राज की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा होगा? राज की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। यह बात भी क्लास में हुआ था। बेंथम के दर्शन को क्या कहा जाता है? शुकर दर्शन कहा गया था, क्योंकि इन्होंने सुखवाद का आधार मात्रात्मक माना था। इसलिए कार्लाइल के द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि उपयोगितावाद एक शुकरवादी दर्शन है। इसलिए अगर हमको यह सवाल आ गया, राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है किस नाम से, तो आपको बतलाना है कि शुकर दर्शन के नाम से कहा जाता है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में एक अन्य सवाल आया। जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं, तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। राजनीति विज्ञान का अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र के पाठ में आप जा करके अगर वीडियो क्लास को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने 2 परिभाषाएं बतलाई थी और 2 परिभाषाओं में आपको कहा था कि इन्हीं 2 में से कोई भी एक परिभाषा आपको पूछी जाएगी। और एक था उसमें वकील ने कहा था राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहना तो दूर की बात है, वह कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। जबकि उपरोक्त परिभाषा मैटलैंड के संदर्भ में हमने आपको बताया भी है, लिखवाया भी है और आपको यह परिभाषा PDF नोट्स के द्वारा भी दिया गया। तो आपने इस बात को देखा होगा कि यह परिभाषा किसकी है? मैटलैंड की। कम के अंतर्गत आपने ज़्यादा सवालों को हल किया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। इसमें अगला सवाल है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस इसमें इसका सदस्य नहीं है। जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को स्वीकृति प्रदान किया गया? यह सवाल इसमें आया है और यह है 9 अगस्त 2019 को। विपक्ष को भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा विपक्षी नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा कब दिया गया था? 1977 ईस्वी में दर्जा दिया गया। 249 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव को कितने समय के लिए अधिकतम लागू किया जा सकता है? तो 1 वर्ष है। अनुच्छेद 249 केंद्र संबंध के अंतर्गत 249, 250, 252, 253 और के अंतर्गत मैंने इस बात को कहा था कि यदि राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, तब उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को मिल जाता है। लेकिन केंद्रीय संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून के अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है। लेकिन राज्यसभा को यह अधिकार होगा कि वह इसको चाहे जितनी बार राज्य सूची का विषय घोषित करके एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अरस्तु के चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको बतलाया था राज का उद्भव सद जीवन के लिए हुआ है और अच्छे जीवन के लिए यह बना हुआ है, यह कथन है अरस्तु का। अगला इसमें आया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कि कौन सा बात इसमें गलत है, त्रुटिपूर्ण है? निर्वाचक मंडल दिया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, एकल संक्रमणी है और सूची पद्धति है। तो इसमें सूची पद्धति नहीं होगा। बाकी आर्टिकल 54 और 55 के अंतर्गत इस बात को देखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है और उसमें एकल संक्रमणी है। अगला सवाल है, समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघात्मक हो, यह मत है किसका? लॉस्की का।
और मैंने आपको क्लास में भी इस बात को बतलाया था। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के आवश्यक रूप नहीं है तो जनमत संग्रह वापस बुलाना और जनमत संग्रह यह है, लेकिन संघात्मक संरचना इसका पार्ट नहीं है। अगला सवाल इसमें दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना यह किस पार्ट में सम्मिलित है? प्रेम्बल में है, नीति निर्देशक सिद्धांत में है, मौलिक कर्तव्य में है या 7वें अनुसूची में है? तो आपको क्या लगाना है कि यह बात नीति निर्देशक सिद्धांत में है। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 51 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाएगा। अगला है, यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक का आयोजन होता है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अगला सवाल इसमें दिया कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के मार्ग में बाधा डालना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। और टी.एच. ग्रीन के इस कथन के द्वारा ही उन्होंने नकारात्मक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में परिवर्तित कर दिया था। टी.एच. ग्रीन का संबंध सकारात्मक उदारवाद से है। पब्लिक ओपिनियन यह किताब वाल्टर लिपमैन की है। आज सवाल परिभाषा में आपको दिया गया कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यह परिभाषा भी हमने आपको क्लास में लिखवाया था और यह परिभाषा है डेविड स्टन की। और राजनीति विज्ञान क्या है? आधिकारिक मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन है। यह बात डेविड स्टन के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 51। अभी आपने इसके पहले भी देखा था। कौटिल्य की तुलना किस पाश्चात्य चिंतक से करते हैं? मैकियावेली से। इसमें दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है? नमक सत्याग्रह 1930 सही है। कम्युनल अवार्ड 32 सही है। क्रिप्स मिशन भी 42 सही है। लेकिन गांधी इरविन समझौता 1931 है, जबकि इसमें दिया है 30। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। मिलान करने के लिए आया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो आप उसको लगा लेंगे। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति क्या नहीं है? आनुपातिक है, संचित भी है, सीमित भी है, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली का संबंध इससे नहीं है। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत माने जिसका विभाजन न हो, और जिसका विभाजन न हो उसको एकलवादी कहते हैं। और उस अद्वैतवादी संप्रभुता का विचारक है कौन? तो आपको बताना है ऑस्टिन। अद्वैतवादी संप्रभुता के बात किया है, अद्वैत संप्रभुता के बात किया है इसमें किसने यह बात किया है? ऑस्टिन के द्वारा। उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक कौन है? आपके एग्जाम में यह सवाल आया। क्या लगाएंगे? जॉन लॉक का उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है। उदारवाद की विचारधारा में सबसे पहले हमने आपको इसी बात को बतलाया था। और आगे सवालों के अंतर्गत भी मैंने आपसे कहा था कि जितने भी पिता हैं उनमें से कोई न कोई एक सवाल आएगा। और इस बात की संभावना उदारवाद के संदर्भ में थी भी, क्योंकि इसके पूर्व में वैज्ञानिक समाजवाद आया हुआ था और लॉक आपके एग्ज़ाम में इस बार भी सवाल के रूप में आया। अगला सवाल है, ब्रिटेन में संविधान नाम की वस्तु नहीं है। यह कथन आर.डी. टॉकविल का है। और जब लिखित और अलिखित संविधान के प्रकार का वर्णन आपने क्लास में हमने किया था तो इस बात को बतलाया था कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई वस्तु नहीं पाई जाती। अगला है, अध्यक्षीय सरकार की विशेषता क्या है? शक्तियों का पृथक्करण,
शक्ति का पृथक्करण, पावर ऑफ सेपरेशन, मैंने आपको बतलाया था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मूल आधार होता है। आज शक्ति का पृथक्करण और संसदीय शासन प्रणाली का मूल आधार होता है विलय का सिद्धांत। दोनों आपको आया है। अगला सवाल आपको आया, लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी कौन नहीं है। अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी मॉन्टेस्क्यू नहीं है। यदि आप पेपर को क्लास के वीडियो को खोलेंगे और लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत को आप देखेंगे तो आपको परेटो, मोस्का और मिशेल्स मिलेगा। परेटो के द्वारा चक्रीय सिद्धांत दिया गया था। मोस्का के द्वारा राजनीतिक शासक वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया था और मिशेल्स ने इसके लिए लॉ नियम का प्रतिपादन किया। ये तीनों बातें हमने आपको लिखवाया था। मॉन्टेस्क्यू लोकतंत्र का परंपरावादी विचारक है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक है, इसीलिए इनके द्वारा ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला सवाल इसमें आपको पूछा गया है कि भाषाई आधार पर राज्य कौन बनता है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला आंध्र प्रदेश है। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति से पूर्ण भ्रष्टाचार का जन्म होता है। यह परिभाषा लॉर्ड एक्टन की है। इसके अंतर्गत सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी पूछा गया राजेंद्र प्रसाद को। दल बदल का संबंध किससे है। संविधान के 10वीं अनुसूची से। दबाव समूह को अनाम साम्राज्य के संज्ञा किसने की थी। अनाम साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या अज्ञात साम्राज्य, तीनों बातें मैंने आपको लिखवाया था। IAS फाइनर दिया हुआ है और यह बात आप लगा लेंगे। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है। लॉर्ड रिपन। ये किताब और उससे मिलाने का है। आप खाली ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स मिला लेंगे, लॉस्की का मॉडर्न स्टेट मिला लेंगे तो आपको मैकाइवर का। इतने से आपका सवाल सही हो जा रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बाद किस आर्टिकल में किया गया था। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई थी। विकासवादी सिद्धांत की क्या मान्यता है। राज्य विकास की प्रक्रिया से आया हुआ है और इसका निर्माण निश्चित समय पर न होकर धीरे धीरे विकास हुआ है। यह बात भी क्लास में हुआ था। जनगण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 50 को। अगला सवाल इसमें पूछा, वितरणात्मक न्याय की बात किसने किया था। वितरणात्मक न्याय की आज सबसे पहले बात किया था अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की बात की थी और अरस्तु के पश्चात आधुनिक काल में सर्वश्रेष्ठ रूप में इसकी बात किया था जॉन रॉल्स ने। इसको आपने लगा लिया होगा। मिलान करने के लिए और भी चीज़ें आया है। स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का अनुपूरक किसने माना था। अनुपूरक माना था मैकाइवर और लॉस्की ने इसमें दिया है मैकाइवर। लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविल ने इसका विरोध किया था। बहुदलीय प्रणाली कहाँ पर पाई जाती है, तो बहुदलीय प्रणाली वाला दो महत्वपूर्ण देश है जिसको मैंने क्लास में लिखाया था, भारत और फ्रांस। और इसमें भारत दिया नहीं है फ्रांस, क्योंकि चीन में एक दलीय प्रणाली है, ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। राज्य सूची पर विधि निर्माण कर सकती है 249 के अंतर्गत, यह बात भी हमने आपको बतलाया था। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन है TH ग्रीन का। राज्य के कार्य पर TH ग्रीन के विचार में यह बात हुआ था और विस्तृत लेक्चर में भी यह क्लास आपको मिलेगा। इसके अलावा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह बात कहा है किसने, हेगल ने। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा TH डेविडस्टन के द्वारा अपनी किस किताब में दिया गया, तो यह इस किताब का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम।
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेदी थे। संप्रभुता के विशेषता त्रुटिपूर्ण ढंग से बताया गया। निरंकुशता सही है, स्थायित्व भी सही है, अनन्यता भी सही है, लेकिन विभाज्यता न होकर अविभाज्यता सही विशेषता थी। लेकिन प्रश्नगत इस प्रश्न में सही उत्तर होगा विभाज्यता। उड़ीसा में विधान परिषद का गठन नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आपको बतलाया था मैंने फंडामेंटल राइट्स के क्लास में, क्रैश कोर्स में भी और डिटेल्स के क्लास में भी, के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर यह प्रावधान किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस बात को बताया भी है, लिखाया भी है। हार्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते का अंग नहीं था, संप्रभु समझौते से ऊपर था। यह बात एकदम सही है, वह समझौते से ऊपर था, इसीलिए वह उससे बधा नहीं था। क्लास में इस बात को बतलाया गया था। इसके अलावा है किस समिति के सारे सदस्य लोकसभा से आते हैं? प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य 30 के 30 आते हैं कहाँ से? लोकसभा से। यह सबसे बड़ी समिति है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें 84वां संशोधन का संबंध केंद्र संबंध से नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका के चैप्टर में यह बात बतलाया गया था। यह बात आपको पीजीटी में भी आया और यह बात जीआईसी में भी आपको पूछ लिया गया। बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को है। हस्तक्षेप का सिद्धांत या लेसेस फेयर का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिवाद से। एक भाव्यम भी आपको सवाल आया। यह बात इसलिए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा आपको पूछा गया पंचायती राज को अगर समयावधि से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो गठित किए जाने की स्थिति में पंचायत का कार्यकाल क्या होगा? केवल शेष बचे हुए समय के लिए होता है। सामाजिक समझौते का तात्पर्य क्या है? यह क्लास में बताया था। इसका अर्थ है राज्य निर्माण से पूर्व की अवस्था। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्र का गृह मंत्री। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। इसके अलावा मॉडर्न स्टेट का लेखक कौन है? मैकाइवर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लाया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा में पेश होता है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 324 के अंतर्गत। इसके अलावा 92वें संशोधन द्वारा किसको सम्मिलित किया गया है? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो को सम्मिलित किया गया। अगला सवाल है, भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ? 1919 में इसका प्रारंभ किया गया। अगला है, कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया। यह कथन भी है किसका? आपको आया है रूसो का। कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? यह बात 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। अगला सवाल और अंतिम सवाल आपको पूछा गया, एक देश में समाजवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? इसका संबंध है स्टालिन से। इसका सही उत्तर होगा सी। तो इस प्रकार आपने देखा कि जीआईसी के एग्जाम में वही सवाल पूछे गए जो हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स में या अपने रेगुलर बैच के क्लास में किया था। टीजीटी पीएचटी के एग्ज़ाम में भी वो सारे सवाल आपको पूछे गए जो कि हमने आपको क्लास में कराया था।
तो खैर ये तो बात रही, इसका आप मिलान करके जांच समझ कर ले। और आने वाली वैकेंसी टीजीटी पीएचडी जिसमें 27,000 की घोषणा होनी है, और एएलटी ग्रेड जिसमें 8,500 रिक्तियों का विज्ञापन होना है, उस एग्ज़ाम के तैयारी के लिए रेगुलर बैच हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। और यह क्लास आपके एग्ज़ाम तक, होने वाले एग्ज़ाम तक लगातार बना रहेगा। इस बैच के प्रारंभ होने की तारीख 1 अक्टूबर से है। क्लास स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर से। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपूर्ण जानकारी आप हासिल कर लें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लें। 1 अक्टूबर से बैच का प्रारंभ होगा। एडमिशन की प्रक्रिया आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। आप एडमिशन लेने की इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम लोगों का आज की बात यहाँ तक थी। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।